नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर प्रकृति का कहर टूटा है। चमोली जिले के नंदानगर क्षेत्र में देर रात बादल फटने की खबर से हड़कंप मच गया। तो धुरमा गांव और कुंतरी फाली इलाके में भारी तबाही मची है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक अब तक कई लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें से कई लोगों का रेस्क्यू भी कर लिया गया है। वहीं भारी बारिश और मलबे की वजह से 6 मकान पूरी तरह से तबाह हो गए। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि मोक्ष नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। तो एसडीआरएफ की टीम सुबह सुबह नंदप्रयाग पहुंच गई, जबकि एनडीआरएफ की टीम गौचर से रवाना कर दी गई थी। मेडिकल टीमें और 108 एम्बुलेंस भी मौके पर भेजी जा चुकी है। वहीं चश्मदीदों के मुताबिक कई लोग अब भी मलबे में फंसे हो सकते हैं। तो रात होने के चलते राहत कार्यों में मुश्किलें सामने आई, लेकिन अब प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। तो प्रारंभिक रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि नंदानगर की नगर पंचायत के कुंतरी फाली वार्ड में मलबा आने से 6 भवन पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इस वक्त चमोली, देहरादून में हरिद्वार जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो सुरक्षित स्थानों पर रहें और प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें। तो ये 5 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर किस तरीके की भयावह ये तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। हरिद्वार, देहरादून में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में लगातार प्राकृतिक आपदाओं ने कहर बरपाया हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आधी रात को आई आपदा में कई लोग लापता हो गए। बताया जा रहा है कि चमोली में यह बादल फटने की घटना घटित हुई, जिसके बाद मोक्ष नदी का जल स्तर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसके चलते रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। और लगातार देखने को मिल रहा है कि स्थितियां काफ़ी गंभीर हैं। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मोहित सोम हमारे साथ जुड़ गए। मोहित, क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है? क्या स्थिति इस वक्त बताई जा रही है? लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, काफ़ी भयावह ये तस्वीरें, और बादल फटने की घटना भी घटित हुई है उत्तराखंड में। क्या स्थिति है इस वक्त? उत्तराखंड आपदा सबसे ज्यादा इस टाइम आपदा की त्रासदी को उत्तराखंड झेल रहा है। जिस तरह से सितंबर के इस महीने में लगातार बादल फटने की घटनाएं उत्तराखंड में सामने आ रही हैं, तो यह त्रासदी बहुत ज्यादा भयानक दिख रही है। अभी 2 दिन पहले ही इस देहरादून के सहसारा में बादल फटा था, जिसकी वजह से भारी जनहानि वहां पर हुई है, जिसमें कुछ लोगों की मौतें होने की बात भी सामने आई थी और जो मकान थे वो भी धराशायी होते हुए दिखे गए थे। आपदा इतनी भयानक थी कि लोग अपने बिजली के खंभों पर चढ़कर के अपनी जान बचाते हुए तस्वीरों में देखे गए थे। कुछ मजदूर जो ट्रैक्टर ट्रॉली से नदी पार कर रहे थे, वे लोग बह गए, जिनमें कुछ लोग मूल रूप से यूपी के रहने वाले थे, जिनके लिए योगी सरकार ने मुआवजे की घोषणा भी की थी। लेकिन एक दिन के अंतराल पर ही दोबारा रात चमोली में 2 जगह बादल फटा है। एक दुर्वा गांव के अंदर और एक पहाड़ पड़ता है डंगा खाली, उसके अंदर बादल फटा है, जिसमें कई घर दमीदोज हो चुके हैं, जिसमें अभी तक मृतकों की जो संख्या है, कहीं पे 6 आई है निकल के, कहीं पे 5 आई है, और कुछ लोग अभी लापता भी हैं। बिल्कुल। और मोहित, जिस तरीके की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, काफी भयावह ये मंजर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके की स्थिति यहाँ पर उत्तराखंड में बनी हुई है। राहत बचाव कार्य करने में काफी दिक्कतों का सामना जो प्रशासन है उसे करना पड़ रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी हुई हैं, लेकिन जिस तरीके से मलबा आ गया है, सड़कों पर कई मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं, ऐसे में राहत बचाव कार्य भी ठीक तरीके से कर पाना काफी मुश्किल भरा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। जी हाँ, देखिए, बिल्कुल एसडीआरएफ और एनडीआरएफ लगातार राहत बचाव कार्यों में लगी हुई है। जैसे ही रात प्रशासन को सूचना मिली कि दुर्मा में, नंदानगर के पास में दुर्मा में, चमोली में बादल फटा है, तो बादल फटने की घटना के तुरंत बाद ही रेस्क्यू टीम को देहरादून से रवाना कर दिया गया था। तब तक वहां पर स्थानीय प्रशासन ने मोर्चा संभाला हुआ था, लेकिन मलबा आने की वजह से जगह जगह सड़कें जो वॉश आउट हो चुकी हैं, उनकी वजह से रेस्क्यू टीम को भी पहुंचने में बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में एसडीआरएफ कहे जो स्थानीय लोग हैं, अगर उनकी बातें माने तो एसडीआरएफ इस समय देवदूत की तरह उन लोगों की हिफाजत करने में लगी हुई है। मोहित, वहीं अगर बात करें तो पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से पूरे उत्तराखंड में इस वक्त आपदा कहर बरपा रही है। और लगातार देखने को मिल रहा है कि मौसम विभाग की तरफ से भी अलर्ट जारी किया जा रहा है, यानी कि फिलहाल कोई राहत मिलती हुई यहाँ पर उत्तराखंड वासियों को दिखाई नहीं पड़ रही है। कई नदियों का जलस्तर यहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। नदियों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए गाइडलाइंस भी यहाँ पर जारी की जा रही है। लगातार उन्हें कहा जा रहा है कि वो नदियों से थोड़ी दूरी बना के रखें और सुरक्षित जगहों पर उनका विस्थापन यहाँ पर किया जा रहा है। और लगातार कोशिशें की जा रही है कि जो नुकसान है वो कम से कम हो। लेकिन जैसा कि कहा भी जाता है कि उत्तराखंड और आपदा का चोली दामन का साथ होता है,
है। ऐसे में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें यहाँ पर उत्तराखंड में इस वक्त देखी जा रही हैं। देखिए, आपदा के लिहाज से उत्तराखंड बहुत ही संवेदनशील क्षेत्रों में आता है और प्रदेश का अधिकतर जो रेवेन्यू है वो पर्यटन से आता है उत्तराखंड के लिए। लेकिन आपदा के इस दौर में कहीं ना कहीं पर्यटन भी प्रभावित हो रहा है, जिससे रेवेन्यू में भी कमी आएगी। बिल्कुल। और मोहित, वहीं जिस तरीके से उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो काफ़ी सारी तैयारियां भी यहाँ पर हो रही हैं। आने वाले समय में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिहाज से भी कई सारे प्रयास यहाँ पर सरकार की तरफ से भी किए जा रहे हैं। लेकिन स्थितियां जितनी गंभीर यहाँ पर बन गई हैं, उससे आने वाले समय में जो योजनाएं थी सरकार की पर्यटन को लेकर, उसको भी खासा प्रभावित इन आपदाओं ने कर दिया है। अब बहुत सारी तैयारियां यहाँ पर सरकार को करनी होगी और तमाम जो नुकसान यहाँ पर हुआ है उसकी भरपाई कर पाना भी बेहद मुश्किल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। देखिए, जिस तरह से आपदा प्रबंधन की तैयारियां जो है राज्य सरकार ने की हुई हैं, वह भी कहीं ना कहीं आपदा के सामने बोनी नजर आ रही हैं। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ जी जान से जुटी हुई है राहत बचाव कार्य में, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कम खामियां हैं जो आम इंसान की, जो हम लोगों की कमियां हैं वो सामने निकल के आती है। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ प्रकृति बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रही है, जिसकी वजह से ऐसी आपदाओं को देखा जा रहा है लगातार। अगर बात करें आपदा में जो राहत बचाव कार्य में है या फिर इन लोगों को जो मुआवजे की बात की जा रही है, केंद्र सरकार से भी काफी बड़ा पैकेज दिया गया है, लेकिन पैकेज जितना बड़ा पैकेज दिया जा रहा है उतनी ही राहत आपदा जो है वो लगातार आगे और बढ़ती जा रही है। और आपदा के लिहाज से सबसे संवेदनशील माना जाता है चमोली, जहां पर हर 2 महीने के अंतराल पर 3 या 4 बार वहां पर किसी न किसी क्षेत्र में बादल फटने की घटना सामने आती है। बिल्कुल। और मोहित, यहाँ पर तारीफ करनी होगी एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों की, जो लगातार इस विषम परिस्थितियों में भी जुटे हुए हैं। लोगों तक हर संभव मदद पहुँचाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। लगातार कोशिश की जा रही है कि नुकसान यहाँ पर कम से कम हो और लोगों का रेस्क्यू जल्द से जल्द यहाँ पर किया जा सके। कोशिश ये भी की जा रही है सरकार की तरफ से कि तमाम जो राहत सामग्री है वो समय रहते जो वहाँ पर प्रभावित लोग हैं उन तक पहुँचाई जा सके। सीएम पुष्कर सिंह धामी खुद संज्ञान लेते हुए नजर आते हैं और हमने देखा है कि कई जगहों पर जहां पर इस तरीके की आपदाएं आई हैं वहां का निरीक्षण भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं कि हर संभव मदद वहां पर पहुंचाई जाए। देखिए, आपदा की इस घड़ी में स्थानीय लोग भी और स्थानीय प्रशासन हर समय मुस्तैद है। वहीं अगर बात करें सीएम धामी की, तो सीएम धामी ने अभी कुछ देर पहले ही आपदाग्रस्त क्षेत्र का मसूरी में जो मार्ग जगह जगह वॉश आउट हुई थी सड़कें, उनका भी वहां पे स्थलीय दौरा किया है उन लोगों ने और अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट पर रखा है। जी मोहित, वहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि देहरादून और हरिद्वार में भी रेड अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग की बात करें तो लगातार चेतावनी यहाँ पर जारी की जा रही है। लगातार कहा जा रहा है कि सावधानी यहाँ पर बरतने की ज़रूरत है और फिलहाल मौसम जो है वो राहत देने के मूड में नज़र नहीं आ रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि 1 या 2 दिन के अंतराल में जिस तरीके से पहले सहस्त्रधारा में बादल फटने की घटना घटित हुई और उसके बाद अब चमोली में भी एक बार फिर बादल फटने की घटना सामने आई है, यानी नुकसान बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में कोशिश यही है कि कम से कम यहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़े और जिन लोगों को जो लोग प्रभावित हुए हैं उन तक बेहतर से बेहतर मदद यहाँ पर पहुँचाई जा सके, इसका भी पूरा प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। लेकिन प्रकृति की मार जो है वो उत्तराखंड में इस कदर कहर बरपा रही है कि साफ तौर पर इससे आम जनमानस से लेकर प्रशासन पूरी तरह से हिला हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। देखिए, अभी बीते रोज जो बारिश हुई थी, भारी बारिश और सहस्त्रधारा में जो बादल फटा, उसकी वजह से जो नदियां सूखी हुई थी, जिनमें कभी रेत जमा होता था, वो भी पूरे उफान पर है। नदी नाले गदेरे पूरे उफान पर हैं, जिसकी वजह से देहरादून के कितने ही संपर्क मार्ग ऐसे हैं जो बिल्कुल कट चुके हैं। जिसमें आपका नंदा की चौकी के पास का जो पुल, जो जोनसार बाबर की लाइफलाइन कहा जाता है, जो आपके चारधाम यात्रा में यमुनोत्री और गंगोत्री को जोड़ता है, वह पुल पूरी तरह से वॉश आउट हो गया है। अभी वहां के ट्रैफिक को दूसरे रास्ते पर डाइवर्ट किया गया। अगर बात करें देहरादून से हरिद्वार को जोड़ने वाले रास्ते की, तो वहां पर भी एक साइड का पुल पूरी तरह से वॉश आउट हो चुका है, जिसकी वजह से यात्रियों को और जो पर्यटक हैं उनको भी आने जाने में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और जो सड़कें जगह जगह पर वॉश आउट हुई हैं, इन सड़कों की वजह से जो राहत सामग्री है उसको भी पहुंचने में कहीं ना कहीं देरी का सामना इसमें करना पड़ रहा है। चलिए मोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर इस वक्त उत्तराखंड प्रकृति की मार झेल रहा है। लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके का भयावह मंजर यहाँ पर नजर आ रहा है। पूरे मकान जो है वो जमींदोज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नदियों का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते उत्तराखंड में इस वक्त त्राहिमाम हर तरफ
सुनने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से राहत बचाव कार्य भी यहाँ पर किया जा रहा है। स्थानीय लोगों के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्यों में जुटी हुई है, लेकिन स्थितियां इतनी ज़्यादा गंभीर हो गई है कि साफ तौर पर यह देखने को मिल पा रहा है कि प्रशासन तमाम यहाँ पर कदम उठा रहा है, लेकिन उसके बावजूद स्थितियां काफ़ी गंभीर हैं। तो गरिमा दसौनी जी प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। गरिमा जी, बहुत स्वागत है आपका। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में साफ तौर पर इस वक्त प्रकृति की मार पड़ रही है। कई तस्वीरें हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं और इससे पहले भी जब हम चर्चा कर रहे थे तो स्थितियां काफ़ी गंभीर हैं। प्रशासन की तरफ से तमाम व्यापक कदम उठाने का दावा यहां पर किया जा रहा है, लेकिन एक के बाद एक जो प्राकृतिक आपदाएं आ रही है उससे स्थितियां काफ़ी गंभीर बन गई है। क्या कहेंगी मैम? हाँ, ये प्राकृतिक आपदाएं तो बिल्कुल नहीं है। ये प्रकृति का तो इसमें मुझे लगता है प्रकृति का केवल 20% भी नहीं है। ये मानव जनित आपदाएं हैं जी। लगातार सरकार को चिताया जा रहा है कि अवैध खनन हो रहा है, ना सिर्फ विपक्ष के द्वारा बल्कि सत्ता पक्ष के लीडरान के द्वारा भी चिताया जा रहा है जी। आपको संसद में दिया गया पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का बयान याद होगा, आपको विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह का बयान याद होगा, आपको पूर्व काबीना मंत्री और भाजपा विधायक अरविंद पांडे के जो सोशल मीडिया पर बयान इस समय वायरल हो रखे हैं वो याद होंगे। इसके अलावा हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो या हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हो, हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष हो, हमारे वर्तमान नेता प्रतिपक्ष हो, सब एकजुट होकर ये बात कह रहे हैं। और तो और कई बार सरकार को फटकार जो है हाईकोर्ट से लग चुकी है कि ये अवैध खनन क्यों सुचारू रूप से चल रहा है। केवल रात के अंधेरे में नहीं, इनके उजाले में पोकलैंड जो है नदियों के सीने को चीर रही है। और वेदर रोड के नाम पर, एयरपोर्ट विस्तारीकरण के नाम पर, या फिर ऋषिकेश से देहरादून की जो डिस्टेंस है उसको 5 मिनट कम करने के नाम पर पेड़ों में लाल निशान लगाए जा रहे हैं और लाखों पेड़ अभी तक बलि दी जा चुकी है पेड़ों की। तो अंधाधुंध कटान, अवैध खनन और अवैध जो अतिक्रमण है, भूमाफिया ने जिस तरह से हमारे पुल टूटे हैं, 3 पुल हमारे कनेक्टिविटी वाले टूट चुके हैं, उससे यही लगता है कि उसके खंभे तक जो है अवैध खनन किया जा चुका है और उसकी नींव, उसकी जड़ों को हिला दिया गया है। तो जब हम नदियों के रास्ते में आएंगे तो नदियां तो अपना रास्ता लेंगी, लेकिन सवाल बड़ा ये उठता है कि पिछले 4 साल में पुष्कर सिंह धामी जी ने बुलडोजर चलाया मंदिरों पर, मठों पर, मजारों पर, मस्जिदों पर, लेकिन जो सफेद पोश अतिक्रमण है, चाहे वो हॉस्टल, रिजॉर्ट, होटल, स्कूल, हॉस्पिटल, तमाम इन चीजों के नाम पर, वनांतरा रिजॉर्ट ही आप देखिए जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, वो एक भाजपा के पूर्व दर्जाधारी को सिर्फ इसलिए दिया गया कि उसने कहा मैं यहाँ आयुर्वेदिक दवाओं का कारखाना खोलूंगा, खोल दिया उसने रिजॉर्ट। कोई फॉलो अप सरकार की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से होता नहीं है। तो ये विडंबना है इस प्रदेश की और कुछ दिनों में तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड को नक्शे में ना ढूंढना पड़े। लेकिन गरिमा जी, एक तरफ आप तमाम तरीके के बड़े आरोप यहाँ पर सरकार पर लगा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सरकार की तरफ से जो जारी बयान है उनकी तरफ देखें तो उनका तो ये कहना है कि इस तरीके की प्राकृतिक आपदा के बीच में भी विपक्ष जो है वो राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा। उनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना है, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। देखिए, आज माननीय पूर्व नेता प्रतिपक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान में चपराता के विधायक माननीय प्रीतम सिंह जी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के नेतृत्व में हम राज्यपाल महोदय से मिले हैं। महामहिम से हमने कहा है कि प्री डिजास्टर तो ये सरकार पूरी तरह से फेल रही, क्योंकि ना अर्ली वार्निंग सिस्टम, किसी तरह का कोई सिस्टम जो है उसने जागरूक नहीं किया यहाँ के नागरिकों को। लेकिन अब जो पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट है, जिसमें आपने 3 दिन हो गए देहरादून शहर में, आप ग्रामीण अंचल तो छोड़ दीजिए, देहरादून शहर के अंदर 3 दिन से बिजली और पानी नहीं है, लोगों के दरवाजे तक मलबा आ गया, लोग अपने घरों के दरवाजे नहीं खोल पा रहे हैं, उनके घरों के अंदर मलबा है। और अब तो हमें चिंता इस बात की है कि मलबा हटाया नहीं जा रहा है, तो जो जल जनित इंफेक्शन है जिससे महामारी फैलने का हमें डर है, क्योंकि वो बदबू मारने लग गया है मलबा और लोगों को उसके बीच में जनजीवन जीने पर मजबूर किया जा रहा है। मलबे को डिस्पोज ऑफ नहीं किया जा रहा है, ब्लीचिंग पाउडर उसमें नहीं डाला जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि जो ये सड़े गले मलबे से अब जो कीड़े मकोड़े, मच्छर इत्यादि होंगे वो किस तरह की बीमारी फैलाएंगे।
तो सरकार तो अपनी पीठ थपथपाने में कभी मुख्यमंत्री अपना बर्थडे मना रहे हैं, कभी प्रधानमंत्री का बर्थडे मना रहे हैं, लेकिन यहाँ शासन प्रशासन फॉलो अप कुछ नहीं कर रहा है। चलिए गरिमा जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मौसम विभाग की तरफ से भी लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है, लगातार लोगों से सावधानी बरतने की अपील यहाँ पर की जा रही है और उत्तराखंड में इस वक्त स्थितियां काफ़ी गंभीर बनी हुई हैं। साफ तौर पर हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके की भयावह स्थिति इस वक्त उत्तराखंड में देखने को मिल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार संज्ञान लेते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों पर जिस तरीके से ये प्राकृतिक आपदाओं ने कहर बरपाया है, कोशिश की जा रही है कि राहत और बचाव कार्य तेज़ी के साथ आगे बढ़ाया जाए। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके की ये भयावह तस्वीरें, और इलाके में अभी भी दहशत का माहौल बना हुआ है। उधर अल्मोड़ा हल्द्वानी नेशनल हाईवे में क्वारब के पास लैंडस्लाइड की समस्या का 1 साल बाद भी समाधान नहीं हो पाया है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतें हो रही हैं। क्वारब मुद्दे पर अब राजनीति भी गरमाने लगी है। भाजपा कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री अजय टम्टा लगातार बिगड़ते हालात व बाईपास के संचालन नहीं होने के लिए कांग्रेस और अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं कांग्रेस विधायक मनोज तिवारी ने मंत्री के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि क्वारब की समस्या को लेकर 1 साल तक केंद्र, राज्य सरकार व विभागीय मंत्री को याद नहीं आई। अब अपनी नाकामी छिपाने के लिए कांग्रेस उन पर दोषारोपण कर रही है। जैसे ही प्रारंभ किया तो मनोज तिवारी जी के द्वारा, विधायक जी के द्वारा धरना दे दिया गया। ये इसमें उनकी क्या साजिश थी वो मेरे समझ में नहीं आई और किसी की भी समझ में नहीं आई। उस काम को रुकवा दिया गया और वो काम जब आज वो हमारा काम 15 तारीख को हमारा पूरा हो जाना था, 15 सितंबर को वो रोड हमारा चल जाता। इसके अगर दोषी कोई है तो वो मनोज तिवारी उसके दोषी है। वो अगर काम चल जाता तो मेरे इस जो जॉन बार बार निकल रहा है उसमें भी हम ऊपर मशीनें चलाते, जो हमारे विशेषज्ञों के द्वारा जो ट्रीटमेंट करने की प्रक्रिया थी वो एक आराम से होती, उसमें ट्रैफिक नहीं चलता। और आज हम उतनी कठिनाइयों के बाद भी जब काम कर रहे हैं तो वो वहाँ अल्मोड़ा का और जगह का नैरेटिव गलत सेट कर रहे हैं। उसमें ट्रैफिक को भी चलाना, काम भी करना, ये कितने मुसीबत का काम है जो सब जानते हैं। तो उसके लिए काम जैसे ही प्रारंभ किया। उधर हरिद्वार पुलिस लाइन में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान विश्वकर्मा की पूजा पर यह विशेष आयोजन किया गया था। तो विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर हरिद्वार पुलिस लाइन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल मातहत अधिकारियों के साथ क्वार्टर गार्ड पहुंचे और भगवान विश्वकर्मा की विधिवत पूजा अर्चना की गई। इस दौरान शास्त्रों का भी पूजन कर आशीर्वाद लिया गया। कार्यक्रम में पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मियों ने जनपद में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। साथ ही सभी स्थानों और फायर स्टेशनों में भी शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया ताकि सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा सके। तो एसपी ट्रैफिक क्राइम जितेंद्र मेहरा, एसपी सिटी पंकज गैरोला और एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल भी इस अवसर पर मौजूद रहे। तो कार्यक्रम के अंत में एसएसपी डोभाल ने सभी पुलिस कर्मियों को मिष्ठान वितरित कर इस आयोजन को पूरा किया। उधर हरिद्वार में श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य के साथ बड़ा खिलवाड़ सामने आया है। मनसा देवी रोपवे मार्ग पर बिक रही सोडा बोतलों में कीड़े, चूहे की मिंगन और कूड़े के कण मिलने की शिकायतें बार बार सामने आ रही हैं। तो धर्मनगरी में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद और पेय पदार्थ खरीदने के नाम पर मिल रही जहरीली वस्तुएं साफ तौर पर नजर आ रही हैं। मनसा देवी रोपवे मार्ग पर बिक रही सोडा की बोतलों में कई बार कीड़े, चूहे की मिंगन और गंदगी निकल चुकी है, जिसको लेकर स्थानीय तीर्थ पुरोहित उज्जवल पंडित ने विरोध दर्ज कराया है और प्रशासन से जांच की मांग की है। तो इंडस्ट्रियल एरिया स्थित महराज नामक युवक की फैक्ट्री में ये सोडा तैयार किया जाता है। श्रद्धालुओं को कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में फूड पॉइजनिंग जैसे कारणों के चलते अपनी जान गंवानी पड़ सकती है। व्यापारियों का भी कहना है कि ये श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य से सीधा खिलवाड़ है। प्रशासन तुरंत इस पर त्वरित कार्रवाई करे। मनसा देवी रोपवे मार्ग पर लगातार हमें शिकायत मिल गई थी कि एक व्यक्ति द्वारा लगातार काउंटर अलग अलग लगाए जा रहे हैं और ये कंचे वाली बोतल है। इसके अंदर जब ये निकाला तो ये गिलास के अंदर काकरोच के पर, मच्छरों के पर, झिंगुर, और ये सील्ड पैक बोतल है जिसमें पूरी तरीके से मच्छरों के और झिंगुरों के पर दिख सकते हैं। और भी बोतल है। अध्यक्ष जी जरा सा इधर आ जाओ। अध्यक्ष जी ये दिखाना बोतल। ये बहुत सारी ऐसी बोतलें हैं जिनको भी आप उठाएंगे उसी बोतल से लगातार ये काकरोच दिख रहा है तैरता हुआ। एक काकरोच आप देख सकते हैं।
इसके अंदर भी काकरोच है। जो भी स्थिति है, ये बच्चों के साथ, हिंदू धर्मावलंबियों के स्वास्थ्य के साथ लगातार एक गैर हिंदू द्वारा इस प्रकार की चीजें की जा रही है, जिसको आज हमने कहा है और पुलिस को इसकी शिकायत कर दी है और फूड इंस्पेक्टर को भी बुलाया है। वो इसकी तलाशी लेंगे और इसको भी पूरी चीजों को सील किया जाएगा। हम अनुरोध करते हैं कि इस मार्ग पर कंचे वाली बोतल कोई भी मत पिए, कि कोई सी बोतल हो, जोन से आप उठा लेंगे, सबकी पूरी स्थिति है। व्यापार मंडल के लोग भी लगातार शिकायत कर रहे थे। उधर भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले किसानों ने 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हरिद्वार से दिल्ली तक पैदल विरोध यात्रा शुरू की। हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर निकली इस यात्रा में बड़ी संख्या में किसान नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। किसानों का कहना है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो संसद भवन पहुंचकर गंगा जल से राजनेताओं की बुद्धि को शुद्ध करेंगे। किसानों की प्रमुख मांगों में स्मार्ट मीटर न लगाए जाएं, गन्ने का मूल्य बढ़ाया जाए, फसलों का भुगतान तुरंत किया जाए, आपदा से हुए नुकसान का मुआवजा तत्काल किसानों को मिले और हाईवे पर लगने वाले टोल टैक्स को खत्म करने जैसी मांगें शामिल है। किसान सेना के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज मोहम्मद इरफान ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर हमारी 6 सूत्रीय मांगें नहीं मानी गई तो दिल्ली पहुंचकर गंगा जल से नेताओं की बुद्धि शुद्ध करेंगे। उन्होंने चेतावनी देते हुए ये भी कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर शुगर मिलों द्वारा किसानों के भुगतान नहीं किए गए तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शुगर मिल की होगी। पूरा मामला ये है कि 22 संगठनों ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अरुण तोमर जी को अपना समर्थन देके उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना है 22 संगठनों का, और मैं यहाँ से जल लेके पदयात्रा कर रहे दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। आज हमारा एक मंच है किसान मजदूर मंच, उस मंच के तहत हम तकरीबन 22 संगठन है, सबकी बैठ के एक दिन मशवरा हुआ, सलाह ली गई और पता चला कि हम जो ये गन्ना बेल्ट है, गन्ना बेल्ट सबसे ज्यादा त्रस्त है सरकार की नीतियों से। नीति में अगर हम रेट की बात करें, भाव नहीं बढ़ते हमारे, अगर हम पैसों की बात करें सालों साल बीत जाते हैं। अगर हम आपके उत्तराखंड की बात करें, इकबालपुर मिल का आप हालत देख लीजिए वो किस लेवल पे गया हुआ है। इसके अलावा स्मार्ट मीटरों के ऊपर राड है हमारी, स्मार्ट मीटर लगाना तो चाह रहे हैं लेकिन स्मार्ट सर्विसेज नहीं दे पा रहे हैं। अगर इसके अलावा हम चलते हैं तो आप जो भी गाड़ी खरीदते हैं उसमें आपको रोड टैक्स पे करना होता है। जब हम रोड टैक्स भारत में चलने का पे कर चुके हैं तो हम टोल टैक्स क्यों पे करें? इन मुद्दों को लेकर तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।